हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज बायट-सावर्ट्स लॉ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बेटा, बायट-सावर्ट्स लॉ। ये साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम पर ये इस लॉ का नाम रखा गया है। बायट-सावर्ट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है बायट-सावर्ट्स लॉ। तो देखिए बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज हम किस लिए करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है बायट-सावर्ट्स लॉ डिफाइंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस लॉ का यूज किया जाता है। मान लीजिए बेटा ये कोई करंट कैरिंग वायर है या कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर से कोई करंट पास हो रहा है आई की डायरेक्शन में। ओके, अब इसका अगर हम क्या लें, कोई छोटा सा टुकड़ा ले, ठीक है, उस टुकड़े को हम क्या कह देंगे, इसको लेंथ एलिमेंट या एलिमेंट, ठीक है, और उसके अंदर से आई करंट पास हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए वो पॉइंट पी हमने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पी पर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस बायट-सावर्ट्स लॉ का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए बेटा, ये मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी, एल, कंप्लीट की लेंथ कितनी थी, एल, तो छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, डी एल, ठीक है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमने क्या मान लिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज डीबी। ओके, अब मान लीजिए जो लेंथ एलिमेंट है ये इस पॉइंट पी के साथ, ये जो पॉइंट पी है इस करंट एलिमेंट से या इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो देखिए अब डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो मान लिया हमें कितना है, थीटा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है, अकॉर्डिंग टू इट the magnitude of magnetic field strength dB due to a current carrying element IDL at any point P at a distance r from it along a direction making angle theta with the current element। कहता है कि हमने क्या लिया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आइडियल, ठीक है। अब देखो अकेला डीएल लिखा है जिसका मतलब लेंथ एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर से करंट पास हो रहा है कितना, आई, जितना कोई कंडक्टर से पास होगा वो इधर से भी इतना ही होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आइडियल। आइडियल क्या बन गया, करंट एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो भी करंट की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। कहां से स्टार्ट होकर के, ओरिजिन से, यानी कि इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर फाइनल पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो करंट है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट की डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, ये फिर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, लेकिन डीएल है, डीएल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसलिए डीएल यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइडियल होगा जो यानी कि करंट एलिमेंट होगा, ये भी कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब करंट एलिमेंट और ये जो डिस्टेंस आर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी। तो देखिए बेटा इस डायग्राम से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पर, डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो करंट उसके अंदर से पास हो रहा है उस स्मॉल एलिमेंट के अंदर से, उस करंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ एलिमेंट पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि जो स्मॉल टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपने जो लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा डीएल, ठीक है। यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड बात क्या है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये साइन थीटा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। और फोर्थ एंड लास्ट जो बात है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इस लेंथ एलिमेंट और इस पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1 r स्क्वायर, या डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आप इसको कैसे भी बुला सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो क्या करें बेटा, इनको कंबाइन कर दें, कंबाइन इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, तो चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा। क्योंकि देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा था, करंट पे, तो यहाँ पर भी करंट पे डिपेंड कर रहा डायरेक्टली। दूसरी बात, किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, लेंथ एलिमेंट पर,
तो लेंथ एलिमेंट कहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, तो इधर भी ये क्या है, इसका भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ओके, और इनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, आर स्क्वायर पे, तो इधर भी आर स्क्वायर पर इनर्जी ही डिपेंड कर रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, dB इज इक्वल टू में k IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। where k is constant of proportionality, ठीक है, k यहां पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब देखिए बेटा, ये जो आगे लिख देता हूं मैं, हुज, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, k की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है। इस k की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर, पहला क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, यानी कि ऐसा ही सिस्टम में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सीजीएस में कर रहे हैं, उस पर वो इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। दूसरी बात, नेचर ऑफ मीडियम, in which point exists, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट P, ये पॉइंट P कैसे मीडियम में रखा है, उस मीडियम पर भी इस k की वैल्यू डिपेंड करेगी। एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, वाटर के अंदर रखा है, किस प्रकार के मीडियम में रखा है, ठीक है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट किस मीडियम में एग्जिस्ट करता है, उस मीडियम पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या बताती है, इक्वेशन नंबर 4 तो हमें एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, यानी कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रही है। तो अगर आपको क्या करना हो, इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करेंगे, और मैं चल रहा हूं नाउ magnetic field strength या magnetic field due to entire wire each is given by, ठीक है, इसके को होगा, हम क्या करें बेटा, इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इक्वेशन 4 को हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, तो क्या आ जाएगा, is given by integrating इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पूरे वायर की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी है L, उस वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ k IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। जब क्या करेंगे, देखिए इधर जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से b इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ k IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। इस रिलेशन की हेल्प से, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, उस पूरे वायर की वजह से या पूरे उस कंडक्टर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसको हम निकाल सकते हैं। यह होता है हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है यहां तक, अगर नहीं तो आगे देखिए बेटा, इससे पहले जस्ट पहले हमने क्या निकाला था, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से, यानी कि स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था, dB में k IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए हमने वहां पर बात की थी कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, और ये भी बताया था कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर, दूसरा जिस मीडियम के अंदर वो पॉइंट रखा है जिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करती है। तो हम इस k की वैल्यू अब देखेंगे क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमने इन ऐसा सिस्टम, ठीक है,
यानी क्योंकि बता रहे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे सिस्टम के अंदर देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 वैक्यूम। देखिए यहाँ पर हमने आपको सिस्टम में बताया है, यूनिट और सिस्टम यूनिट में बताया है, दूसरा मीडियम में बताया, ठीक है। तो देखिए के की वैल्यू वैक्यूम में क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। फिर से देखिए यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। इसको सिंपली लिखा, ये भी लिखा जा सकता है 1 × 10⁻⁷। ये भी वही बात है, स्ट्रेट पजल होने की आवश्यकता नहीं है, ओके। अब बात आती है कि सर ये म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने म्यू नॉट नहीं पढ़ा था, हमने वहां पर एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ा था, जो कि क्या होती थी हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट क्या है वो देखिए, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या बेटा, या फ्री स्पेस भी कह सकते हो आप इसको, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती थी। इन दो वर्ड्स को ध्यान से सुने, ये होती थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये क्या है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एक ही बात है। एंड इट्स वैल्यू इज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैसे आया था, इस 4 पाई को इधर ले आए थे तो इससे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर क्या बचा सर 1 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या आई, 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। अब देखिए बेटा, जब इस के की वैल्यू को यानी कि म्यू नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, इस एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई को इसी केस में रखेंगे, ये हमारी 4 नंबर इक्वेशन थी, ठीक है। हमने 5 नंबर में निकाली थी, लेकिन वो क्या था, पूरे उस वायर की वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बात वही है, चाहे क्वांटिटी से रखिए, 4 में रखिए 5 में रखिए, ठीक है। अगर 5 में रखेंगे तो डीबी की जगह डी लिखेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको 4 में पुट कर रहा हूं, तो देखिए हमने क्या लिखा, यूजिंग इट इन इक्वेशन नंबर 4 वीक है, इसको जब हम 4 नंबर इक्वेशन में यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, के की जगह पर आपको क्या रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो देखिए डीबी क्या होगा बेटा, यहाँ से डीबी इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है बेटा फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है। पहले हमने किसके लिए निकाला, वैक्यूम के लिए। अब किसी दूसरे मीडियम के लिए इस के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए किसी दूसरे मीडियम के लिए यानी कि अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की वैल्यू होगी म्यू अपॉन 4 पाई के ऊपर। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। उस मीडियम की यानी कि जो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, जो यहाँ पर म्यू है ये उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। देखिए वैक्यूम की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर म्यू की जगह क्या लिया था, म्यू नॉट। जब भी म्यू नॉट की बात है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, फ्री स्पेस की बात हो रही है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अब क्या है, म्यू नॉट नहीं आया, क्या है सिर्फ म्यू। जब म्यू की बात आई है तो अदर देन वैक्यूम की बात हो रही है, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर वेयर के इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, के उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। अब बार बार एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की बात हो रही है तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच ए मीडियम अलाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट टू पास थ्रू इट। कहता है कि बेटा कोई भी मीडियम, चाहे वो एयर है, वाटर है या कोई दूसरा मीडियम है, कहता है कि वो किस एक्सटेंट तक, कितनी मात्रा में, यानी कि किस हद तक मैग्नेटिक इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देता है, वो डिग्री या वो एक्सटेंट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। फिर से लेके एक बार, कहता है कि कोई भी मीडियम अपने अंदर से किस हद तक, किस एक्सटेंट तक या किस डिग्री तक किसी मैग्नेटिक इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देता है, उस डिग्री या एक्सटेंट को क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। अब देखिए लार्जर इज द परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, कहता है कि किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मोर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रांसमिटेड बाय, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर से पास हो सकेगा। देखिए क्या है, कहता है कि जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, यानी कि जितनी ज्यादा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगी किसी मीडियम की, उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट को अपने अंदर से पास कर सकता है। और अगर किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है
कि वो कम मात्रा में मैग्नेटिक इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देगा। ओके, अब देखिए बेटा इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो क्या होगा, सॉरी K is equal to mu upon 4 pi. Putting this value in equation number 4, इसको 4 नंबर पे पुट कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, dV is equal to mu upon 4 pi IDL sin theta upon r square। ये क्या आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि 6 पहले आ चुकी है। ठीक है, बीच बीच में ये जो साफ करने में टाइम लगता है उसको हम एडिट कर देते हैं वहां से, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको 5 और 6 इक्वेशन पहले आ चुकी है। तो डीवी क्या है, म्यू अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमारे पास दो तरह की चीजें आई है, एक क्या आई है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, और दूसरी बात आई है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम। तो देखिए जो म्यू नॉट था ये क्या था, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और म्यू क्या था, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके, तो देखिए बेटा हमने यहाँ पर लिखा है, अगर इन दोनों का रेशियो ले लें किस किसका, म्यू का और म्यू नॉट का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री, सॉरी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर क्या करें बेटा हम इसको प्रमाण मदद कर रहा हूं यहां से, ओके, तो देखिए बेटा क्या बताया हमने, कहता है कि अगर म्यू और म्यू नॉट का हम रेशियो लें, ठीक है, म्यू और म्यू नॉट का रेशियो ले लें तो किसके ऊपर आ जाएगा, म्यू आर के, दैट इज अगर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, रेशियो उन दोनों का, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी के इक्वल होगा। तो ये सिंपली ये भी कह सकते हो आप, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, उन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी के, किसके इक्वल, रिलेटिव परमेबिलिटी, आर का मतलब है यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए बेटा जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ये लिमिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, क्यों, देखिए आपको पता है जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी उसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, तो ये भी वही है, अच्छा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ही या किसी मीडियम की है या किसी वैक्यूम की है, तो बात एक ही है, यूनिट तो दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू लगाएगी। तो देखिए टेस्ला मीटर पर एम्पीयर से टेस्ला मीटर पर एम्पीयर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इट इज ए unitless and dimensionless quantity। ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे इस वैल्यू के अंदर, चलो उससे पहले एक बार देखिए, अब देखिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, कैसे, कहता है कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, कहता है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। कैसे, आपको पता है कि फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो कितनी होती है, म्यू नॉट, ठीक है, तो म्यू नॉट को म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ये ऊपर भी क्या है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नीचे भी क्या है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। किसी दूसरे मीडियम के लिए म्यू पर क्या रहेगा, म्यू रहेगा, यानी कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ओके, ये तो देखिए किसके बाद वैक्यूम की, इसके बाद देखिए म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
होते हैं या फेरोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस होते हैं उनके लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन 1, यानी कि म्यू अब ऑब्वियसली बात है 1 से ज्यादा कब होगी जब म्यू की वैल्यू म्यू से ज्यादा होगी। ठीक है, इसी प्रकार म्यू आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक्स। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनके लिए भी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, फिर क्या है, म्यू आर इज लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक्स। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर इस रिलेशन से अगर म्यू नोट को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये म्यू इज इक्वल टू में म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू में म्यू नोट। ठीक है, म्यू नोट इधर डिवाइड में है, जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो शायद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो म्यू किसके इक्वल होगा, यहाँ से म्यू आर इंटू म्यू नोट। तो इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, ठीक है, लिख देना इधर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा इक्वेशन 7 क्या थी, dB इज इक्वल टू में म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में आर से, यही हमारी 7th इक्वेशन। और म्यू के जगह क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, म्यू आर इंटू में म्यू नोट, तो सिंपली क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू में म्यू आर इंटू म्यू नोट IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई भी साथ में, इसमें क्या आ जाएगा नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो ये तो थी बात किसके लिए, जब कौन सा सिस्टम हम ले रहे थे, एसआई सिस्टम। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम हो इसकी जगह पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम यूज करेंगे, वो क्या हो, सीजीएस सिस्टम हो। यहां पे नोट कर लीजिए इसको, देखिए बेटा बी फॉर सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो देख रहा हूं फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम के लिए क्या किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या है हमारी, dB इज इक्वल टू में KIDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो के जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, dB इज इक्वल टू में IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि के की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। यानी कि अगर सीजीएस सिस्टम में यूज करेंगे तो वैक्यूम के अंदर के की वैल्यू क्या आएगी, 1। ओके, इसी प्रकार फॉर एनी अदर सिस्टम, इस दूसरे सिस्टम के लिए के की वैल्यू होगी बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी के इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू किसके इक्वल होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू में म्यू आर IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या थी और अलग अलग मीडियम में क्या थी। बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ वायर शॉर्ट का, वायर शॉर्ट का आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट किसके इक्वल आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, उस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा, देखिए जहां पर भी साइन थीटा है तो समझो वहां पर अगर मैं वेक्टर वाले चैप्टर में जाऊं तो किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहां होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, IDL
क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, या तो इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकता हूं, या फिर इसको आईडीएल क्रॉस आर कैप से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए डीएल के ऊपर मैंने वेक्टर फॉर्म लगाई है क्यों? क्योंकि देखिए करंट तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर करंट तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर है क्योंकि ये लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, इसके डायरेक्शन होगी, जहां से स्टार्ट हो रहा था उसके जो लास्ट एंड होगा या अंतिम एंड होगा उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा है। तो ये अब ये देखो आइडियल है, ये क्या है, करंट एलिमेंट है, तो एज ए होल ये क्या बन गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो देखिए अगर हम क्या करें, करंट एलिमेंट का और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यानी कि इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का या डिस्टेंस का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो किसके इक्वल होगा, आइडियल साइन थीटा के इक्वल होगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे, वेक्टर ऑफ डी टी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। ठीक है, वेक्टर आइडियल क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, बल्कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्रॉस आर कैप, क्योंकि नीचे थोड़ा सा चेंज आएगा, इधर आर क्यूब आएगा, वो कैसे आएगा मैं बताता हूं। आइडियल अपॉन इंटू में आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। देखिए बेटा अब क्या होगा, आपको पता है आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, वही वेक्टराइज्ड वेक्टर में जाइए फिर से, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, आर कैप को यहां से वेक्टर आर अपॉन में आर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर को मैं क्या लिख सकता हूं इधर, आर की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर जो भी 8, 9 जो भी आपकी आई देखना उसको क्या है। ओके, अगर इस डायग्राम में आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, तो देखिए इधर आइडियल ये आपका क्या बेटा, फर्स्ट प्लेस पर है और आर किस पे, सेकंड प्लेस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो पहला फैक्टर है उसकी तरफ अपने हाथ को रखेंगे। ठीक है, उसकी तरफ अपने हाथ को रखेंगे और जब उसको बेंड करेंगे तो दूसरा जो फैक्टर है ये कहीं बीच रास्ते में आना चाहिए। तो देखिए करंट की डायरेक्शन उधर है, ये डीएल की डायरेक्शन उधर है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो इस डायरेक्शन में हाथ को रखूंगा, लेकिन मैंने क्या कहा, जब मैं उसको क्या करूंगा, फोल्ड करूंगा, उंगलियों को फोल्ड करूंगा, राइट हैंड की उंगलियों को। तो जब फोल्ड करेंगे, उसको फोल्ड करके ऐसे लेके आएंगे, तो यहां से लेकर इसके, यहां से लेकर यहां तक आने के बीच में कहीं ना कहीं वो दूसरा फैक्टर या दूसरा प्लेस आना चाहिए। तो वेक्टर आर इधर है, तो देखिए जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे आपको, जब आपको हम ऐसे करेंगे और इसको यहां से अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो आपको पता है इधर वेक्टर आ रहा है। ठीक है, इसे नीचे 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 तक लेके आएंगे तो रास्ते में क्या आएगा, इधर वेक्टर आर। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। इसलिए हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू पेपर। मान लीजिए ये दोनों चीजें आपके पेपर पे लिखी हुई है, पेपर में माना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो पेपर क्या परपेंडिकुलर होगी, यानी इस प्रकार से होगी एंड इनवर्स और अंदर की तरफ होगी। अगर मैं बोर्ड की बात करता हूं तो बोर्ड के अंदर यानी कि पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और एक दो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहां से। मान लीजिए आपके पास ये कोई टेबल है, ये मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है और इस टेबल के अंदर से कोई कंडक्टर पास हो रहा है या कोई वायर पास हो रही है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि करंट की डायरेक्शन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। ठीक है, और कोई पॉइंट यहां पर है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है किधर हो। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने मान लिया क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, करंट की डायरेक्शन में या लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उंगलियों को फोल्ड करेंगे।
ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, यानी कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है रास्ते में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें किस रिलेशन का ध्यान रखना है ना, dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में आई वेक्टर आई डियर इनटू में वेक्टर आर अपॉन में आर की पावर 3। तो देखिए बेटा जब क्या करेंगे हम इस डायरेक्शन में मूल्यों को रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो बीच में आपको पता वेक्टर आर नहीं आएगा, यानी कि सेकंड प्लेस पे जो भी क्वांटिटी वो नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे। देखिए जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जो डायग्राम से आपको दिख रहा है, जब इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है तो वेक्टर आर बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली मैं इसको सॉरी यहाँ पर बताना आपको, तो ये किसकी चीज की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को यहां की बजाय तो यहां पर शुरू कर लेता हूं, ठीक है, जब मैं इसको यहां पर शुरू करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे वो ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर भी वही करेंगे, हम हाथ को नीचे की तरफ करेंगे, ऐसे कर दिया, जब इसको ऐसे करके ऐसे होल्ड करेंगे तो नहीं आएगा, बल्कि इसको ऐसे करके हाथ को ऐसे होल्ड करेंगे तो बीच में वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या वेक्टर आ रही है। ओके, तो अब अंगूठा देखो हमारा किधर है, अंदर की तरफ, तो अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया है पहले तो किधर आ रहा था, आउटवर्ड, अब किधर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।